क्या उन 17 मजदूरों की, या जो ट्रेन में हमारे मजदूर भाई मरे, तो क्या हत्या का मुकदमा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर चलाया जाएगा? क्या सरकार उन बच्चों की जिम्मेदारी लेगी अगर वे संक्रमित होते हैं? तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। और आप सबसे भी मैं अनुरोध करती हूं कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से इस निजामी फैसले, इस तानाशाही फैसले का पुरजोर विरोध करें एंड स्पीक अप फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स। दिस इज एब्सोल्युटली, ये बहुत गलत है। दूसरा मैं कहना चाहती हूं कि अगर सरकार ये मान चुकी है, जैसा कि हम देख रहे हैं, ताली थाली दिया बत्ती मोमबत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती, भाभी जी के पापड़, नीम का स्नान, सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल रही और इस बिना सोचे समझे लॉकडाउन ने अच्छे हैं। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने के उद्देश्य से मैं आपके सामने उपस्थित हूं। सबसे पहले तो मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स की जो परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं, इसका पुरजोर विरोध करती हूं। जबकि 33 लाख के पार हो रहा है और बीते 24 घंटे में 77,916 नए केसेस आए हैं। ऐसे समय में, इस गंभीर महामारी के संकट के दौर में, कोरोना के इस काल में पूरे भारत में इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाएं आयोजित कराकर सरकार विभिन्न चैनलों के माध्यम से राजनीतिक इच्छा शक्ति का संदेश दे रही है। ये किस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति है? जो हमारे यूथ का, यंगस्टर्स का, नौनिहालों का जीवन दांव पर लगा दे। जब संख्या मात्र 500 के आसपास थी, तब अप्रैल में ये परीक्षा स्थगित हुई, जब उसके बाद एक बार और स्थगित हुई और अब तीसरी बार। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था तो तभी ऑर्गेनाइज हो जाना चाहिए था। अब जब संक्रमण की ये स्थिति है, इसे ऑर्गेनाइज करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है? ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ नोटबंदी जैसा फैसला लिया गया, ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ जीएसटी जैसे फैसले लिए गए, और ये सारे फैसले इच्छा शक्ति नहीं, जनता पर इंपोज करने जैसे हैं, काले फैसले हैं। हर बच्चा अपने माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो अपनी फैमिली की उसका एक हर बच्चे का अपने पेरेंट्स के लिए बहुत महत्व है। तो सरकार ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा को आयोजित कर न केवल उन नौनिहालों के जीवन को दांव पर लगा रही है, बल्कि एक मेडिकल जर्नल के मुताबिक 16 से 24 वर्ष की आयु के बच्चे कोरोना संक्रमण के लिए करियर का काम करते हैं। अगर उनमें खुद एंटीबॉडीज डेवलप हो भी जाती हैं, तो वो अपने परिवार के बड़े, बुजुर्ग और छोटे बच्चों के लिए वाहक का काम करते हैं। सरकार का कहना है कि जो भी स्पेशल पैरामीटर्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, जो भी एसओपी हैं और जो भी उनका गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। तो अगर ऐसा है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक 1500 पैरामेडिकल स्टाफ की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 196 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित होकर अपनी जीवन गंवा बैठे हैं। अब उस हानि को उसके परिवार समझ सकते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग समझ सकते हैं। तो इस आपदा काल में इसको आयोजित करने की सरकार की क्या जिद है, क्या मंशा है, क्या इच्छा शक्ति है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले को सरकार क्यों इंपोज कर रही है, इसको क्यों जबरदस्ती लागू कर रही है, इसको सरकार स्पष्ट करे। शिक्षा मंत्री पोखरियाल, उनका बयान है कि ये तो प्रखरता है और इतना डाउनलोड हो चुके हैं इतने एडमिट कार्ड्स। जब आप लोगों को मजबूर करेंगे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज करेंगे, तो वो किसी तरह आएंगे भी। लेकिन अगर एक सत्र शून्य हो जाता है तो क्या ये जीवन से बड़ा विषय है? नहीं। और अगर है तो उनकी अगर मतलब ये जो 17 मजदूर ट्रेन के नीचे कट गए थे, जो ये लाखों तमिलनाडु और बंबई से पैदल चल के लोग आए थे, जो भयानक आपदा, सरकार की ना समझी, सरकार की कोऑर्डिनेशन की कमी, सरकार की राज्य सरकारों के साथ यूनिफॉर्म इंटीग्रेटेड अप्रोच ना होने के चलते जो कष्ट उठाया, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उन 17 मजदूरों की, या जो ट्रेन में हमारे मजदूर भाई मरे, तो क्या हत्या का मुकदमा केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर चलाया जाएगा? क्या सरकार उन बच्चों की जिम्मेदारी लेगी अगर वे संक्रमित होते हैं? तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। और आप सबसे भी मैं अनुरोध करती हूं कि अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के माध्यम से इस निजामी फैसले, इस तानाशाही फैसले का पुरजोर विरोध करें एंड स्पीक अप फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट्स। दिस इज एब्सोल्युटली, ये बहुत गलत है। दूसरा
मैं कहना चाहती हूं कि अगर सरकार ये मान चुकी है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं, ताली थाली दिया बत्ती मोमबत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती भाभी जी के पापड़ नीम का स्नान, सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह विफल रही और इस बिना सोचे समझे लॉकडाउन ने, अब करना है तो सब कुछ खोल देना चाहिए, फिर क्यों अभी तक ये सैटरडे संडे लॉकडाउन है, क्यों झूठी दिलासाएं हैं। मैं बार बार बात नहीं करना चाहती क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली पर, आईसीएमआर की किट्स पर, गुजरात के काल कोठरी वाले हॉस्पिटल पर, येदुरप्पा सरकार के फर्जी वेंटिलेटर्स पर, पीएम केयर्स के कटे थे, जो एक एक दिन का वेतन दिया गया था, जो एमपी और एमएलए की सैलरी में 30% का कटौती हुई थी, वो जो तमाम कंपनियां, नवरत्न और महारत्न कंपनियां, जिन्होंने 2105 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिया था, उस 5 दिन के 20 लाख करोड़ के टुंटी पैकेज के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं, कैसे आम आदमी जूझ रहा है चीजों से। वो लाखों लोग जो अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे आ चुके हैं, जिनका रोजगार नष्ट हो चुका है। तो सरकार से रहम की इल्तिजा है, सरकार से गुजारिश है कि हमारे बच्चों पर दया करें। इस बाढ़ के काल में असम के क्या हालात हैं और राज्यों की क्या स्थिति है, 7 गैर भाजपा शासित राज्यों ने भी इसकी रिक्वेस्ट की है, लेकिन चूंकि मोदी सरकार फैसले पार्श्विक शक्तियों के प्रभाव में लेती है, तो उसको आम आदमी और जनजीवन के क्या हालात हैं इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं निर्मला सीतारमण जी ने लिखा है कोविड-19 इट्स क्वाइट फनी। ये वही निर्मला सीतारमण जी हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाती हैं। ये वही निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने बताया था कि मिलेनियल्स के ओला उबर को प्रेफरेंस करने के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारी गिरावट आ गई है। ये वही निर्मला सीतारमण जी हैं जिनको लक्ष्मी के तौर पर जी टीवी ने दिखाया था जब उन्होंने बजट पेश किया था, एक लाल कपड़े में अवतार के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। ये वही निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने मजदूरों की व्यथा को सुनते हुए श्री राहुल गांधी जी को ड्रामेबाजी करार दिया था। इतनी संवेदन शून्य, कभी कभी संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि वो बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, क्योंकि ये वही निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने बताया कि मध्यम वर्ग की आय भारत में 6 से 18 लाख रुपए के बीच होती है। तो जिनको यही नहीं पता है कि मध्यम वर्ग की आय क्या है भारत में, वो भारत के उस सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आई शुड मेक इट ऑफ। एनीवेज, आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? बिल्कुल आत्ममुग्ध और अहंकारी, सिर्फ आत्ममुग्ध नहीं। सरकार से मेरा प्रश्न है कि आरबीआई से 1.76 लाख करोड़ रुपया लिया गया था, कहां गया? सरकार से प्रश्न है कि 265 टन सोना गिरवी रखा गया था, पैसा लिया था, कहां गया? सरकार से प्रश्न है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 बिलियन कोरोना से लड़ने के लिए मिला था, कहां गया? सरकार से प्रश्न है कि $1 बिलियन का सपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने किया था, पैसा कहां गया? जो लाखों लोगों ने डोनेट किया वो कहां गया? जो चाइनीज कंपनीज ने दिया वो कहां गया? वो भारतवासियों का पैसा है। 5 किलो चावल और 1 किलो चना देकर सरकार ये कोशिश करती है कि आम आदमी सांप्रदायिकता से जूझता रहे, मीडिया के माध्यम से ब्रांड मोदी को मजबूत किया जाता रहे, आम आदमी सवाल ना करे, वो खुद ही अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार हो। नमस्ते समीर साहब, नमस्ते। तो एक्ट ऑफ गॉड मतलब ईश्वरीय कृत्य, मतलब कहते हैं ना ये सब भगवान का कर्म है, बिजली गिर गई भगवान का कर्म है। तो निर्मला जी से पूछना चाहती हूं कि अगर ये भगवान का कर्म है तो जीएसटी भी क्या एक्ट ऑफ गॉड था? उसका खराब इंप्लीमेंटेशन भी एक्ट ऑफ गॉड था, डिमोनेटाइजेशन भी एक्ट ऑफ गॉड था, काला धन का लाने का वायदा भी एक्ट ऑफ गॉड था, स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना भी एक्ट ऑफ गॉड था। जो आपके आईटी सेल आपके फर्जी आंकड़े प्रदर्शित करते हैं, क्या वो भी एक्ट ऑफ गॉड है? आप और सरकार को कितना डिफेंड करेंगी, आप और कितना कॉन्शियसनेस से और कितना कॉम्प्रोमाइज करेंगी, आप भारत को और कितना बेचेंगी? कभी तो आप, एक खलील जिब्रान साहब की एक पोइट्री है, उसमें एक लाइन थी कि वो नाकामयाबी जो शर्म से 2-4 करे वो बेहया कामयाबी से बेहतर है। तो ये जो
बेहयाई है सरकार की नाकामयाबी की, उसका जो ये सेलिब्रेशन टाइम टू टाइम हम देखते रहते हैं। दूसरा जो विदेश मंत्री दूसरा जयशंकर साहब, वो 2009 से 2013 तक चाइना में राजदूत, एम्बेसडर थे वो इंडिया के। उनको पता ही नहीं है कोई घुसा था कि कोई घुसी थी। तो निर्मला सीतारमण जी, एस जयशंकर जी, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको भारत के लोग उम्मीद से देखते हैं, ऐसा लगता है कि अपना जमीर इन लोगों ने बेच दिया है। सिर्फ मोदी सरकार की ब्रांडिंग, सिर्फ मोदी सरकार का प्रमोशन, सिर्फ मोदी सरकार को प्रोजेक्ट करना, डिफेंड करना। और निर्मला जी से तो यह भी प्रश्न है कि उनके फ्रांस जाने के बाद HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 89.97 सरकार की हिस्सेदारी है। फिर अनिल अंबानी दिवालिया 1 लाख करोड़ का NPA है, उनको क्यों कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है राफेल का? वाई? हवाई अड्डे लगातार अडानी साहब को दिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 486 हवाई अड्डे हैं, एक साथ दे दीजिए। बार बार निविदा करते हैं, बार बार टेंडर, बार बार पारदर्शिता, बार बार अपेक्षा, बार बार सफाई। उड्डयन मंत्री उनको बना दीजिए, सारे हवाई अड्डे उनको दीजिए, समस्या खत्म हो जाएगी। जो फंड आपको लेना है डायरेक्ट, चाहे बीजेपी में ट्रांसफर करा लीजिए, चाहे संघ में ट्रांसफर करा लीजिए, चाहे PM केयर में करा लीजिए, वो भी ऑडिट के दायरे से बाहर है, RTI से बाहर है। तो सरकार भी आपकी है, मुंसिफ भी आपका है, जुडिशरी भी आपकी है, जर्नलिज्म भी आपका है, चैनल्स भी आपके हैं। आप ही सजा याफ्ता करते हैं, आप ही ट्रायल चलाते हैं, आप ही जजमेंट दे देते हैं, ज्यूरी भी आपकी ही है। आम आदमी तो इडियट है। आम आदमी तो अब अपने बच्चों को भी ये नहीं समझा सकता कि एग्जाम कितना मानसिक दबाव है इसका छात्रों पर, ये समझना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। इन प्रश्नों पर जरूर विचार करिएगा। ये हमारे युवाओं के भविष्य का विषय है। अगर जान है तो जहान है, और सरकार अपनी नाकामी को स्वीकार नहीं करेगी। पुरजोर विरोध करिए अपने सोशल हैंडल्स के माध्यम से इस स्टेप का। ये पूर्णतया गलत है। ये तानाशाही फैसला है जो आम भारतवासियों पर जबरदस्ती लादा जा रहा है, जिसके लिए पारंपरिक परिस्थितियां और ये समय माकूल नहीं है। बहुत शुक्रिया।